लोकमत के पाठकों व तमाम श्रोताओं व दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां आंदोलन ही आंदोलन हो रहे हैं। धरती पर प्रकृति भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। जनता कहना चाहती है, वो भी हम सुनना नहीं चाहते। आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर भारत की सरकार ने संसद के अंदर जनता के नुमाइंदों से यह स्वीकृति लेने की कोशिश की है, स्वीकृति ली है कि हम इतना रुपया कमाएंगे और इतना रुपया आपके कल्याण पे खर्च करेंगे। यानी बजट भारतीय संसद में आया है। बजट का मतलब ये होता है कि आप कितना रुपया सरकार के पास में आएगा, कितना रुपया सरकार कहाँ लगाएगी। मैं आज उन आंकड़ों पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि आंकड़ों पर बात तो बहुत आ चुकी है। मैं उसके तत्व पर बात करना चाहता हूँ कि बजट से आप क्या पहचान सकते हैं। बजट से देश की सरकार, देश पे शासन करने वाले लोगों की दशा व दिशा सामने आ जाती है। उनकी प्रमुखताएं क्या हैं, यह सामने आ जाती है। बजट के और राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद के अवसर पर जो बातें संसद में हुई, जो नेता लोग जिनको हमने वोट डाला था, हमारे वोट से चुने हुए लोगों की चिंता किसके प्रति ज़्यादा है, ये सामने आया है। हमारे बजट के अंदर ये बात खुलकर के सामने आ गई कि सरकार की दिशा क्या है। सरकार ने ये कह दिया है कि वो निजीकरण करेगी। सरकार ने ये कह दिया है कि सरकार की दिशा पूंजीपतियों के हक में है, सरमाएदारों के हक में है। सरकार के प्रमुख ने ये कह दिया है कि हमें उनके खिलाफ, जनता को उनके विरुद्ध में बोलने की ज़रूरत नहीं है। विकास का एक ही मॉडल है, वह मॉडल ये है कि हमारे सरमाएदार, हमारे पूंजीपति, हमारे उद्योगपति, हमारे धनपति कैसे विकसित हो। अगर थोड़े से लोगों के विकास को ही विकास का आधार मान लिया जाएगा, तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा। सरकारों के पास में एक ही जवाब है कि जब इस प्रकार के निजीकरण किया जाएगा, जब प्राइवेटाइजेशन होगा, तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन भविष्य में तो ऐसा नहीं हुआ और भूतकाल में तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सरकार कह रही है कि आगे आने वाले टाइम में उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दुनिया का वो मॉडल जो दुनिया में सब जगह फेल हुआ, उस मॉडल की कॉपी करने की जो आदत हमारे शासकों में है, वो बड़ी विचित्र है। जब मैं शासक वर्ग लगाता हूँ, तो शासक वर्ग के अंदर वे सभी लोग आते हैं जो हिंदुस्तान की खैरख्वाह हैं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जनता के हक में बोलते हैं, या हिंदुस्तान की जनता के लिए कुछ बोलते हैं या करते हैं। चाहे वो विपक्षी पार्टी हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, वे संसद में बैठ करके इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो आम जनता के लिए और करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए वो सोच रहे हैं, उनकी चिंता है, उनकी परेशानी है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि संसद का बजट आ गया और बजट में खुला खुला ये साफ हो गया कि हमें किसकी चिंता है। हमें शिक्षा की चिंता नहीं। शिक्षा का मतलब सामान्य लोगों की शिक्षा की चिंता नहीं, हमें सामान्य लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं, हमारे को सामान्य लोगों की जिंदगी की चिंता नहीं। किसानों की चिंता का तो सवाल ही नहीं है। तो सवाल किसानों की चिंता का इसलिए नहीं है कि अभी खेती सामान्य आदमी के हाथ में है। जब खेती सरमाएदारी खेती में बदल जाएगी, जब कारपोरेट एग्रीकल्चर के रूप में बदल जाएगी, तो इसकी चिंता संभवतया सरकारें करने लगे। कारपोरेट एग्रीकल्चर का जब शब्द आता है, तब हम सोचते हैं कि सरकार खेती का पूरा ही स्ट्रक्चर बदलने वाला है, और ये जो ढांचा आने वाला है सामने, वो आता है पहले सिद्धांतों में, पहले नीतियों में, फिर शासकों के कर्मों में। जब शासक लोगों की नीतियां, शासक लोगों के काम इस प्रकार के होते हैं, तो धीरे धीरे जमीन का मालिकाना बदलना स्वाभाविक होता है, जमीन की उत्पादकता बदलना स्वाभाविक होता है। तकनीकी विकास के रूप में जो चीज़ें सामने आई, मशीनीकरण जो हुआ, ये करोड़ों करोड़ों के देश के अंदर जिस प्रकार के हालात पैदा हुई, उन हालातों के अंदर हमने गांधी को नकार दिया, गांधी को हमने किनारे फेंक दिया, और उसकी जगह हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक पिटे हुए मॉडल को, जो उत्पादन का एक पिटा हुआ मॉडल है, जो विकास का एक पिटा हुआ मॉडल है, जो साम्राज्यवाद का पिटा हुआ मॉडल है, उसको नए रूप के अंदर प्रस्तुत किया जाए। ये हमारे बजट के अंदर तत्व इतना ही है कि बजट क्या कह रहा है। मैं को चिंता ये भी हुई बजट को सुन करके, उसमें पर्यावरण के मामले में कोई चिंतित नहीं, लेकिन जो बातें वहाँ हो रही थी, ऐसा लग रहा है कि सब लोग रिलैक्स हो रहे हैं, सब लोग आनंद में हैं। इसीलिए नए नए जुमले
बनाए जा रहे हैं, नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं और आंदोलनजीवी, परजीवी इस प्रकार के शब्द सामने आए हैं। लेकिन अभी प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, हमें दिखाया कि अफ्रीका से उड़ करके रेत 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर यूरोप के इटली और उससे भी आगे तक पहुंच गई और वो धूल ने एक जलजला ऐसा पैदा किया कि उसने बता दिया कि धरती हमारी जो पूरी है ये ग्लोबल एक साथ, धरती एक साथ है और धरती के कोई टुकड़े नहीं है। और धरती के टुकड़े नहीं होने की वजह से अफ्रीका की मिट्टी को यूरोप तक पहुंचने में कोई नहीं रुक सका। और इस बात को एक ही दिन में ये घटना घटी और सब लोग चिंतित हो गए या सब लोग उसको भूल भी गए। दूसरी तरफ भारत के अंदर नंदा देवी पर्वत से एक ग्लेशियर टूटता है। ग्लेशियर का मतलब बर्फ की चट्टानें टूटती हैं और बर्फ की चट्टानें आकर के ऋषि गंगा नदी के अंदर गिरती हैं और उससे एक भयंकर पानी का दलदला, एक जल प्रलय का नज़ारा हमारे सामने आता है। और ये एक दिन में नहीं होता। ये धरती जो अपना रूप बदलती है या पर्यावरण जो अपना रूप बदलता है ये एक दिन में नहीं होता। और ये इस आधार पे भी नहीं होता कि हमारी राजनीतिक सीमाएं क्या है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ हिंदुस्तान है, कहाँ बर्मा है, कहाँ चीन है, कहाँ लंका है। ये सब बातें पर्यावरण नहीं देखता। जब समुद्र में तूफान उठता है तब भी वो ये नहीं देखता कि वह कहाँ से उठा किस देश तक जाएगा, धरती के किस कोने तक जाएगा। वो पूरी धरती को एक रूप में देखता है। पूरे चांद तारे और पूरे के पूरे सूरज, ये सारे कुछ जो है भूमंडल, ये दुनिया का ब्रह्मांड, ये सारा एक साथ एक तरीके से चलता है। लेकिन इंसानों ने अपनी अपनी सीमाएं बना रखी है और बना करके उसके अंदर भी हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम इस प्रकार के हैं। जब वर्तमान बजट के अंदर पर्यावरण की रक्षा के लिए या जलवायु परिवर्तन के लिए हमारी सरकार इतनी चिंतित नहीं दिखाई दी। सरकार तो चिंतित नहीं थी, लेकिन जो बजट को लेकर के या राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के जो बहस हो रही थी, उस बहस के अंदर भी किसी ने पर्यावरण की चिंता नहीं की। लेकिन नंदा देवी के ग्लेशियर ने हमें इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि वो टूटा और टूट करके उसने 2 बड़े बड़े इंसान के द्वारा विकसित किए गए बांध, जिनमें बिजली पैदा होनी थी, जिसको विकास का मॉडल के रूप में अपनाया जाना था, उनको तहस नहस कर दिया। हम प्रकृति के मालिक बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हम प्रकृति के हिस्से हैं। जब हम प्रकृति के हिस्से हैं तो हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रकृति जिस प्रकार की चाहता है, प्रकृति जिस प्रकार से रहती है, उसकी संरक्षण करना हम सब लोगों का कर्तव्य है। प्रकृति में एक बड़ी ही जोरदार बात है। आप इंसान के अलावा जितने भी जीव जंतु देखेंगे, उन जीव जंतुओं में एक आदत होती है कि वो अपने जिंदा रहने लायक, वो अपने भरण पोषण लायक ही प्रकृति से लेते हैं, लेकिन जमा करने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए नहीं लेते। लेकिन अभी की व्यवस्था के अंदर हमने विकास का जो मॉडल अपनाया है, उस विकास के मॉडल में हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ज़्यादा बिजली चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो धनवान लोग भी हैं, वे लोग ये चाहते हैं कि उनके घरों में एसी चले, उनके पास बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ हों, ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास कारें हों, ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास के अंदर समान संसाधन हो, ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास धन हो, ज़रूरत से ज़्यादा उनके पास खाद्यान्न हो। और उनकी ये भूख, उनका ये लालच मिटता नहीं। वे चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस धरती पर जो कुछ है वो उनके कब्जे में आ जाए। धरती पर आप पूरी चीज़ें अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। थोड़े से बलशाली लोग, थोड़े से ताकतवर लोग, थोड़े से धनवान लोग पूरी धरती का दोहन करना चाहते हैं, प्रकृति का दोहन करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो आकाश तक में ऊंचे ऊंचे उड़ रहे हैं। किसके लिए? जब धरती का दोहन करके आप नीचे से ज़मीन में से पानी निकाल लेते हैं, ज़मीन में से पेट्रोल निकाल लेते हैं, ज़मीन में से धातुएं निकाल लेते हैं और धरती के अंदर से अंदर पहुंचे जाते हैं, तो फिर धरती क्या करेगी? तब पर्यावरण क्या करेगा? आप उसके संरक्षण के लिए रीपे तो नहीं करते, आप उसके अंदर रिचार्ज तो नहीं करते। जहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं 900 फीट नीचे से, उस रेगिस्तान को रिचार्ज करने के लिए हमारे पास में कोई कुदरती समाधान नहीं है। तो कुदरत अपना समाधान खुद ढूंढती है। वही तो हुआ नंदा देवी के अंदर। और नंदा देवी के अंदर जो आया, उससे हमें सबक लेना चाहिए। जो वहाँ पे जल प्रलय हुई, उससे हमें सबक लेना चाहिए कि हम हिमालय को हिमालय माने, पहाड़ को पहाड़ माने, रेगिस्तान को रेगिस्तान माने, समुद्र को समुद्र माने, नदियों को नदी माने। और नदी की तरह जब हम उसको, नदी को एक तरफ माता कहते हैं, उसको भगवान के रूप में पूजते हैं, लेकिन हम उसका संरक्षण नहीं करना चाहते, उसमें सारा मलबा डालना चाहते हैं,
सारा कचरा डालना चाहते हैं और फिर चाहते ये हैं कि नदी हमें जीवित रखे, नदी हमें उसी प्रकार से पाले जिस प्रकार से माँ हमको पालती है। लेकिन मित्रों, हालात ऐसी विचित्र हो गई हैं, नंदा देवी ने साफ इशारा कर दिया कि हिमालय पहाड़ अब और ज़्यादा वजन सहने लायक नहीं है। हिमालय पहाड़ पर इस प्रकार के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसका वैज्ञानिक आधार खो जाना चाहिए। और इंसान जब ये कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है तो वो ये तो सोचे क्या इस प्रकार के ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इस प्रकार के जो बांध हैं, वो हिमालय की उस धरती पर संभव है। हमने बहुत बड़ा वहाँ पे बांध बनाया टिहरी का और वहाँ पे आंदोलन चला, चिपको आंदोलन चला। हमारे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा और लोगों ने कहा पेड़ मत काटो, लेकिन हमने पेड़ काटे क्योंकि हमें विकास करना था। हमारे पास विकास का एक ही मॉडल है, हम विकास के मॉडल में परिवर्तन नहीं करना चाहते, हमारे जीवन शैली में परिवर्तन नहीं करना चाहते, तो पर्यावरण हमें माफ़ कैसे करेगा। और इस बजट के अंदर और संसद की पूरी बहस के अंदर ये बात सामने नहीं आई कि आप जलवायु परिवर्तन से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे इस धरती को बचा सकते हैं। ये केवल हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, हिंदुस्तान के अलावा अन्य देश जो बहुत ज़्यादा तरक्की का दावा कर रहे हैं वहाँ भी हालात है। आपके पास एटम बम है, आप एटम धरे रह जाएंगे, आपके पास बड़े बड़े हवाई जहाज हैं वो धरे रह जाएंगे, लेकिन हवा, पानी और ये आकाश जब गरजेगा तब हम क्या बच सकते हैं, इस पर सोचिए। और हमारे बजट के अंदर ऐसा व्यवस्था की जाए कि हम विकास के मॉडल को हमारे भारतीय संस्कृति में बताए गए, पुरानी संस्कृति में बताए गए अनुसार अपने आप को बदलें, अपनी जीवन शैली को बदलें। अगर हम अपनी जीवन शैली को बदलने में कामयाब हों, हमें अपने खेती के मॉडल पर भी सोचना पड़ेगा। खेती के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए, न कि उसको नष्ट किया जाना चाहिए। अगर कारपोरेट एग्रीकल्चर बढ़ी तो हमें फिर बहुत संसाधन चाहिए, फिर बहुत पानी चाहिएगा, फिर बहुत ऊर्जा चाहिएगी, बहुत पेट्रोल चाहिएगा, बहुत डीजल चाहिएगा, हर चीज़ बहुत बहुत चाहिएगी। और उसके बाद लोगों के बैंक बैलेंस होंगे, लोगों के बैंकें भर जाएंगी। लेकिन हमारा ही किसान अपने ही खेत पर जब मजदूरी कर रहा होगा, अपने ही खेत पर जब वो बंधुआ मजदूर होगा, तब क्या आपको दुख नहीं होगा? अगर आप ये सब चीज़ सुधारना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत चाहे कोई एक व्यक्ति करे, चाहे कोई समुदाय करे, चाहे सारी की सारी शासन और सारी व्यवस्था इस प्रकार की बनाई जाए कि हम लोग उस तरीके की अपनी जीवन शैली को अपनाएं जिसमें हम पर्यावरण का कम से कम दोहन करें। पर्यावरण हमें जीने के लिए देता है, पर्यावरण हमें लूटने के लिए नहीं देता। धन्यवाद।